मुझे एक्टिंग फिर में कुछ होना नहीं है और मैंने मतलब कंप्लीटली उस मेरे डिजायर को, ड्रीम्स को जो है ना पूरी तरह गाड़ दिया कहीं बहुत गहरा। तो मैंने लिखना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि अरे तू राइटिंग में तो अच्छा है, मतलब यू हैव अ फ्लेयर फॉर राइटिंग, मतलब यू शुड कंसिडर टेकिंग दिस एज अ प्रोफेशन। मैंने बोला नहीं यार, राइटिंग वाइटिंग नहीं, मेरे को एक्टिंग करनी है। तो बोला अरे एक्टर बहुत है। ऑडिशन मिलना यानी कि काम मिलना है, मेरे लिए उतना बड़ा होता था ऑडिशन। और मैं बहुत दिल से, मन से और एकदम मजे लेके ऑडिशंस देता था, क्योंकि मेरे डैड फिल्म जर्नलिस्ट थे। तो हमारे घर पे काफी एक्टर्स आया करते थे, बड़े बड़े स्टार्स आते थे और वहाँ भीड़ जमा हो जाती थी लोगों की। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं शादीशुदा था उस वक्त, बच्चा भी हो चुका था। अच्छा, उसके बाद मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया ना, रिजेक्शन के बारे में, क्योंकि रिजेक्शन पहले आया लाइफ में, क्रिटिसिज्म तो तब मिला जब काम आया। उसको ये सोचना कि यार ये मेरे से कुछ पर्सनल जाती दुश्मनी निकाल रहा है। ये बंदा जो है ना, ये वहां का या फिल्म कंपेनियन का या इंडिया टाइम्स का या कहीं का भी बहुत बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं जितने दिन मैंने मतलब उनके साथ ऑन सेट बिताए हैं ना, वो मेरे लिए हर दिन बहुत ही खूबसूरत रहा है, बहुत मजेदार रहा है, बहुत एनरिचिंग रहा है और बहुत एक कुछ ना कुछ मैंने उस दिन सीखा है उनके साथ में। मैं उनके साथ में जब भी बात भी करता हूँ या जब भी हम थोड़ा वक्त बिताते हैं, बहुत क्या कहते हैं उसको, ऐसा लगता है कि यार कि मनोज बाजपेयी वो दी मनोज बाजपेयी नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह वो पेश आता। चारों तरफ, एक तरफ यश चोपड़ा खड़े, एक तरफ आदित्य चोपड़ा सर, दूसरी तरफ शाहरुख खान साहब, तो इधर कटरीना कैफ, इधर अनुष्का शर्मा, अनिल मेहता, सब सारे बड़े बड़े नाम जो है वो आप उनसे घिरे हुए हो। तो फिर वहां पे ऐसा खुलने का कभी मतलब मेरी हिम्मत नहीं हुई। आज हमारे साथ हैं ओटीटी के चहीते and one of the finest actor with an amazing comic timing. हेलो एवरीवन, आई एम शारिफ हाशमी और आप मुझे देख रहे हैं अड्डा अनफिल्टर्ड पे। देखिए। वेलकम टू अड्डा अनफिल्टर्ड शारिफ जी। थैंक यू सो मच। तो ये आपको क्लियर था कि आपको एक्टर बनना है? मैंने एक शो में देखा था कि आपको बचपन से पता था कि आपको एक्टर बनना है, लेकिन आपने शुरुआत की असिस्टेंट डायरेक्टर से, क्यों? ये असल में क्योंकि बचपन में तो बनना था मुझे एक्टर, लेकिन मुझे बड़ा होने के बाद रियलाइज हुआ कि मेरी वो पर्सनालिटी नहीं है कि मैं, क्योंकि बचपन में एक्टर तो आपको पता नहीं होता है, हीरो बनना होता है। हाँ, हीरो। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा ये हीरो वाला तो कोई एंगल से कुछ नहीं लग रहा। ऐसा क्यों लगा आपको? पता नहीं, क्योंकि मैं जब जिस जमाने में मैं जवान हो रहा था वो टाइम पे चीजें थोड़ी मतलब लोग उतने एक्सेप्टेंस लेवल जो था ऑडियंस का वो थोड़ा कम था मेरे ख्याल से। सब वो एक ही टाइप के गुड लुकिंग, लंबे चौड़े वैसे ही हीरोज हुआ करते थे, या अगर छोटे भी हो आमिर खान की तरह तो उतने मतलब चिकने चॉकलेट बॉय होना चाहिए। तो आपने अपने आप को खुद ही अंडर एस्टिमेट कर लिया? हाँ, मैंने कर लिया। असल में ये मेरी भूल भी थी या मेरी छोटी सोच आप मान लें इसको। तो मैंने उस वजह से मैंने सोचा कि यार मुझे एक्टिंग फिर में कुछ होना नहीं है और मैंने मतलब कंप्लीटली उस मेरे डिजायर को, ड्रीम्स को जो है ना पूरी तरह गाड़ दिया कहीं बहुत गहरा। और फिर लेकिन जो भी करना था इसी इंडस्ट्री में करना था, तो आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। So how you got this first job as an assistant director? ये मुझे कॉलेज में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं थे, राजुल मिश्रा, जो अभी भी बहुत प्यारे, और हम लोग अभी भी उतने क्लोज हैं। तो वो उस वक्त सूरज बड़जात्या जी को असिस्ट करते थे। Okay. और उन्होंने मुझे एक जगह, एक फिल्म में मतलब जॉब लगवाई एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर नव कुमार राजू जी के पास, जो सूरज जी के एक्स असिस्टेंट थे। तो वहां से मतलब उन्होंने कहा कि यार ये मतलब मैं खुद चाहता था कि मैं डायरेक्शन में जाऊं, मैं करना चाहता था कुछ, जो भी करना था इस इंडस्ट्री में करना था। एक्टिंग तो अब
पता नहीं कब होगी, क्या होगा उसका, मैंने वो तो दिमाग से निकाल दिया था, लेकिन कहीं से शुरुआत करनी थी, तो बस उस हिसाब से मैंने डायरेक्शन चुना। और हो सकता है अगर मैं वही करता रहता तो शायद फिर मतलब डायरेक्शन में ही आगे चीजें होती, लेकिन उस फिल्म के बाद में फिर मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं डायरेक्शन में, और फिर सिर्फ राइटिंग में दुनिया मतलब पूरी शिफ्ट हो गई, पूरा करियर। तो ऐसे करके मतलब पहले शुरुआत जो हुई वो हम तुम पे मरते हैं नाम की एक फिल्म थी, गोविंदा जी थे उसमें, उर्मिला जी, और वो मेरा मतलब लाइफ का बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा था, बहुत ही कमाल का, मतलब जो इसने बहुत कुछ सिखाया। और बहुत मतलब इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ में इतना क्लोजली काम करना, वो सब, और शुरुआत में ही आपको अगर ऐसा इतना बड़ा एक्सपोजर मिल जाए तो वो बहुत Then how did writing happen thereafter? तो वो राजुल को ही, वो भी उसकी अभी जिम्मेदार राजुल मिश्रा है। तो उनको असल में एक शो कुछ मिला था, ये डिस्कवरी का कुछ, तो कुछ वॉइस ओवर होगा, कुछ ऐसा एक शो था जिसमें मतलब कुछ जो होते हैं ना उनके वॉइस ओवर्स, नैरेटिव्स जो होते हैं, तो वो हिंदी में उनको ट्रांसक्रिप्ट करना था जो इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो उसने बोला कि मुझे थोड़ा हेल्प कर दे इसमें लिखने में, तो मैंने लिखना शुरू किया। तो उन्होंने बोला कि यार तू राइटिंग में तो अच्छा है, मतलब यू हैव अ फ्लेयर फॉर राइटिंग, मतलब यू शुड कंसिडर टेकिंग दिस एज अ प्रोफेशन। मैंने बोला नहीं यार, राइटिंग वाइटिंग नहीं, मेरे को एक्टिंग करनी है। तो बोला अरे एक्टर बहुत है, राइटरों की कमी है इंडस्ट्री में, राइटिंग में स्कोप ज्यादा है। और पता नहीं उसने, भाई ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया या मतलब और फिर एक और काम आया, एमटीवी का ही एक शो लिखने के लिए मिला, रागेश्वरी लूम्बा जी का, एमटीवी 1 2 3। तो फिर वो जब हमने उसका एक और एपिसोड लिखा, वो भी उनको पसंद आया। तो फिर एक काम से दूसरा काम, मेरे कॉलेज का एक और फ्रेंड है रेंजी वर्गीस, हम तीनों ने मिलके साथ में लिखना शुरू कर दिया। Then money must have started flowing. तो हाँ, फिर थोड़ा काम आने लगा, तो पैसे आने लगे, तो फिर राइटिंग धीरे धीरे, मैं कब फुल फ्लेजेड राइटर बन गया मुझे पता ही नहीं चला। एंजॉय करने लगे होंगे। एंजॉय भी करने लगा। और हम तुम पे मरते हैं के बाद में कोई फिल्म में मुझे काम मिला नहीं, मतलब एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर बहुत ढूंढा काफी जगहों पर, मतलब 6-7 महीने तक मैं काम ढूंढ रहा था, लेकिन मिला नहीं। 1.5 साल तक, एक्चुअली 1.5 साल निकल गए थे। मे बी इट वाज डेस्टाइन्ड कि आप राइटर बने। हाँ वही, फिर राइटिंग शुरू हुई, फिर एमटीवी ज्वाइन कर लिया एज इन हाउस राइटर। तो फिर तो राइटर ही बन गया, फिर उसी में मतलब लाइफ। But some ADs they join films as an assistant director क्योंकि एक बैकडोर एंट्री लेकर फिर बाद में एक्टिंग में आना होता है। Even the star kids for that matter. हाँ वो अब ये मतलब ऐसा करते हैं, काफी लोग करते हैं, लेकिन मेरा उस वक्त वो इरादा बिल्कुल नहीं था कि अभी डायरेक्शन में जाऊंगा और फिर एक्टिंग करूंगा बाद में। अब अगर डायरेक्शन चुना है तो फिर मैंने सोचा था कि उसी डायरेक्शन में जाऊंगा, ऐसा मैंने सोच के किया था। Because when I was working as an EP in one of the show, तो आधे एडीज इसलिए असिस्टेंट थे क्योंकि उन्हें एक्टिंग करना था। तो उनका ये कहना और मानना होता था कि कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं, फिर ऑडिशन देने में इजी रहता है। So I used to wonder what if someone is looking for a raw character, you know, a raw face, a raw performer. तो आप इतने ज्यादा पॉलिश हो जाएंगे तो मतलब इट्स बेटर दैट आप ऑडिशन से शुरू करें। नहीं, मेरे ख्याल से तो आज वो बैकडोर एंट्री असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं रहा है, वो कास्टिंग असिस्टेंट हो गया। एक्चुअली हाँ, तो वो nowadays it's the new thing is casting director का असिस्टेंट। हाँ, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज भी है वो, क्योंकि आप डायरेक्टली इतने सारे परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं और आपको खुद उससे, आप अगर आप ग्रास्प कर सकते हैं तो उससे आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। और आप एकदम कांस्टेंट आप उस पे है ना कि यार ये फिल्म की कास्टिंग चल रही है, वो फिल्म की कास्टिंग चल रही है, उसमें क्या क्या किरदार हैं, क्या रोल्स हैं, किस टाइप का रोल है, हर चीज का आपको मतलब एकदम अपडेट होता है। और उसके अलावा जो मतलब एक्सपीरियंस मिलता है एज एन, मतलब मैं अगर शुरुआत करता आज की डेट में तो मैं जरूर मतलब कास्टिंग में ज्वाइन करता जरूर 100% एज एन असिस्टेंट, और बाद में मैं खुद भी कास्ट करना चाहता और फिर बाद में मैं खुद एक्टिंग नहीं करता। लेकिन मुझे वो कास्टिंग का प्रोसेस बहुत, हमारे जमाने में तो था ही नहीं। जब मैं मतलब सोच रहा था कि एक्टिंग करूं तब तो कास्टिंग क्या होती है ये पूरा डिपार्टमेंट ही नहीं था बॉलीवुड में। आपको नहीं लगता कि आपका इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर चीज में है लेकिन आप कर कुछ और हैं तो आप 100% नहीं दे पाते हैं? जैसे आपका तो
लाइक पैशन के हिसाब से आप करते हैं, हाँ। बट कुछ लोग टाइम पास कर रहे होते हैं, तो वो डेडिकेशन नहीं हो पाता है, व्हिच आई हैव नोटिस्ड व्हाइल वर्किंग। वो तो ये तो क्या कहते हैं उसको, मेरे साथ में भी हुआ था जब मैं राइटिंग कर रहा था। मैं मेरा मन भाई, क्योंकि मैंने मन मार के किया ना राइटिंग की जो की है, भले मैं उसको एंजॉय करता था, ऐसा नहीं कि नहीं करता था, और जो भी काम करता था ईमानदारी से करता था, पर मेरा मन उसमें था नहीं। आइए आइए भाई, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू भाई। यहाँ से आ जाइए पीछे से। पर और हाँ, मैं ये बात आपने बहुत सही कही कि जब आप कास्टिंग कर रहे होते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में, आपको इतना कुछ पता चलता है दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू यू नो एज एन एक्टर लेटर ऑन। नहीं तो जो राइटर वाला जो चीज है, मैं खुद चाहता था कि एक्टिंग करूं, क्योंकि जब मैं राइटिंग कर रहा था तो एमटीवी में मुझसे वो एक्टिंग करवाते थे। ओह हाँ। तो वहां पर मैं बकरा करता था काफी, और काफी फनी स्पूफी शोज जो मैं लिखता था, उसमें वो कोई ना कोई कैरेक्टर मुझे करने के लिए दे देते थे। तो ऐसे करके सडनली वहां मेरे बैकडोर एंट्री की मेरी लाइफ में। नेचुरली इट हैपेंड। हाँ, और वो धीरे धीरे बढ़ता गया एमटीवी में काम एज एन एक्टर, मतलब। और जिस दिन मुझे मतलब शूट करना होता था एज एन एक्टर, तो मेरे लिए वो एक्स्ट्रा छुट्टी होती थी सैटरडे संडे के अलावा, क्योंकि मैं मतलब उस दिन सबसे ज्यादा खुश रहता था। तो वही मुझे धीरे धीरे एक सबकॉन्शियसली ये रियलाइजेशन आने लगा था कि यार एक्टिंग है जो मुझे करना है मेरी लाइफ का, मतलब अगर मेरा कोई कॉलिंग है मेरी लाइफ में तो वो एक्टिंग है, मतलब पैशन जो है जिस चीज के लिए और जो मैं करना चाहता हूँ दिल से, वो तो एक्टिंग है। मैं क्यों यहाँ भाग रहा हूँ, और फिर सब छोड़ छाड़ के डिसाइड किया कि अब एक्टिंग करनी है। तो नर्वस होते थे जब ऑडिशंस देते थे पहले? एक शुरुआत में तो जब एकदम जस्ट स्टार्ट किया था ऑडिशन देना, तो तब तो होता था मतलब नर्वसनेस, लेकिन बाद में मैंने तो ऑडिशन प्रोसेस बहुत एंजॉय किया है। मैं तो मतलब जिस दिन अगर मुझे 4 कॉल्स हैं ऑडिशन के, मुझे कि आज 4 काम मिले हैं मुझे, मैं उतना हाँ, मुझे तो मैं खुश हो जाता था। मेरे लिए था कि यार ये तो काम मिल गया है मुझे, आज ऑडिशन मिलना यानी कि काम मिलना है, मेरे लिए उतना बड़ा होता था ऑडिशन। और मैं बहुत दिल से, मन से और एकदम मजे लेके ऑडिशंस देता था। और इनफैक्ट कुछ लोग मुझे पूछते थे कि आप थिएटर से हैं क्या, जबकि मेरा कोई थिएटर बैकग्राउंड भी नहीं है। मैंने तो नाटक अपने हाथ की उंगलियों में गिन सकता हूँ उतने देखे थे पहले जब मैंने एक्टिंग करनी शुरू की। बाद में मैंने फिर बहुत नाटक देखना शुरू किया भी फिर तो। लेकिन ऐसा मेरा कोई थिएटर बैकग्राउंड नहीं था, ना कोई फॉर्मल ट्रेनिंग थी एक्टिंग में। लेकिन लोग मुझसे जब मैं ऑडिशन देता था तो पूछते थे कि तूने थिएटर किया है क्या, या वो किया है क्या तो ऐसा तो मेरा कुछ था नहीं। इनफैक्ट एक और मुझे चीज याद है, अभी मैं खुद अपनी बड़ाई किए जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज काइंडली एडजस्ट। व्हाई नॉट तो एक ऑडिशन में मैंने एक पार्ट किया, और वहां पे पहले हम क्या करते हैं, जब एड के ऑडिशंस दिए जाते हैं तो वो लाइन रहती है, तो पीछे आने वाले जो 4 हैं नेक्स्ट 4 क्या कहेंगे जो ऑडिशन देने आए हैं, कंटेस्टेंट नहीं बोलना चाहिए उनको। तो वो एक तरीके से वही है, वो भी वहीं खड़े होते हैं, तो आप उनके सामने परफॉर्म करते हैं, फिर आप जाते हैं, फिर दूसरा आता है उसकी लेट लेके खड़ा होता है, तो वो आपके ऑडिशन 2-3 लोग और देख ही रहे होते हैं जो सेम ऑडिशन के लिए आए हैं। तो मैंने जब ऑडिशन दिया तो जितने लोग थे वहां पे सबने तालियां बजाई। तो जो हमारी उस वक्त जो कास्टिंग डायरेक्टर थी अवनी पारीक, उन्होंने बोला कि शारिब, ऐसा मैंने पहली बार देखा करियर में कि जो दूसरे ऑडिशंस करने आए हैं सेम पार्ट के लिए, वो अपने कंपेटिटर के लिए ताली बजा रहे हैं। Men are usually not jealous, but girls के केस में क्या होता है कि किसी एक लड़की के लिए कोई दूसरी लड़की ताली नहीं बजाएगी कभी। अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा नहीं लेकिन It's true. So बचपन में आपने कैसे ये रियलाइज किया, कैसे डिसाइड किया कि आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो पैशन है वो एक्टिंग में ही है और कुछ करना ही नहीं है? बचपन में रियलाइज नहीं किया। बचपन में मैंने मतलब वो एक बचपन में तो क्योंकि मेरे डैड फिल्म जर्नलिस्ट थे, तो हमारे घर पे काफी एक्टर्स आया करते थे, बड़े बड़े स्टार्स आते थे, और वहाँ भीड़ जमा हो जाती थी लोगों की। तो वो देख के और मैं डैड के साथ फिल्म पार्टीज में जाता था, तो वो वहाँ की चकाचौंध और ये पूरी लाइफ से ने मेरी मतलब दिमाग में बहुत गहरा असर छोड़ा, ट्रिगर कर दिया। हाँ, कि यार
इनकी लाइफ है यार। क्या और मस्त। हाँ, और एक्टिंग कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, मार धाड़ सब कुछ। और एक ही लाइफ में मतलब इतने किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी इंस्पेक्टर बन जाते हैं, कभी लॉयर बन जाते हैं। तो वो एक मुझे बहुत इस प्रोफेशन के साथ एक बचपन से वो एक पैदा हो गई थी इंट्रीग भी। और जो उसके आसपास में जो ग्लैमर अटैच था, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सिर्फ एक्टिंग देख रहा था, वो तो मैं नहीं देख रहा था। मैं सिर्फ वो उसके आसपास का ग्लैमर ही ज्यादा नजर आ रहा था, पैकेजिंग ही नजर आ रही थी। बचपन में तो आपको ऊपर ऊपर की चीजें दिखाई देती है ना, तो वहां से वो हुआ था कि यार मुझे बड़ा होकर हीरो बनना है। अर्ली चैलेंजेस आपके क्या थे? अर्ली चैलेंजेस जब मैंने ऑडिशन देना शुरू किया, हाँ जी। तो वो तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं शादीशुदा था उस वक्त, बच्चा भी हो चुका था। अच्छा, उसके बाद मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया ना, तो वो ये तब तक मैं अच्छी नौकरी कर रहा था एमटीवी में। और 4 साल एमटीवी में बिता चुका था, 1 साल चैनल वी में बिता चुका था। और उसके बाद एक इमेजिन शोबिज नाम का एक चैनल है, वहां पर मतलब अब नहीं रहा वो, तो वहां पर मैं क्रिएटिव हेड था। उस दौरान ये कीड़ा काटा। और तो तब मैंने जब ऑडिशन, असलियत में तब काटा, क्योंकि उसके पहले तो मतलब ऐसे हल्का फुल्का ही था, मतलब भयंकर था ही नहीं। बिल्कुल नहीं था। भयंकर वाला काटा तब काटा असली में, हाँ। और फिर डिसाइड किया कि, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग चीज, बहुत वो डिसीजन लेना ही बहुत बड़ा चैलेंज था अपने आप में, क्योंकि एक फैमिली थी, एक वेल पेइंग जॉब था, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर से नए सिरे से शुरू करना। और मैं तकरीबन मतलब मैं अगले महीने 33 होने वाला था, तब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग करनी है। तो वो सब सारे लोग अगेंस्ट थे उस चीज के, तो पहले तो सबको मनाने में मतलब वो लगा, और मैंने तो मन बना लिया। शी वॉज द ओनली पर्सन हु सपोर्टेड मी। तो उन्होंने ही मतलब पूरी तरीके से बोला कि अगर यही करना है लाइफ में तुमको, और ये इफ दिस इज व्हाट योर पैशन इज, तो फिर यू शुड फॉलो इट, और मैं पूरा सपोर्ट करूँगी। तो वो तो उन्होंने मतलब मुझे हर कदम पे जो जितने टाइम जो मेरा मतलब चैलेंजिंग पीरियड जो मैं मतलब सर्वाइव कर पाया हूँ, वो उसी वजह से, क्योंकि मतलब मेरे साथ में एक बहुत सपोर्टिव पार्टनर रहा। So Filmfare OTT Award for Best Supporting Actor Family Man के लिए आपको मिला, ये आपने मैनिफेस्ट किया था, ये आपको पता था कि आपको मिलना ही है? मैनिफेस्ट तो किया था डेफिनेटली, पता है तो नहीं था कि मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मतलब फिल्म फेयर तो हर कोई, सबका सपना होता है कि यार फिल्म फेयर मिले। तो मेरा भी डेफिनेटली बहुत बड़ा सपना था, और जो पूरा हुआ फैमिली मैन के जरिए। So how did things change after that, after you won the award? नहीं, अवार्ड मिलने से चीजें ऐसे, मतलब मुझे ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि उससे कुछ चीजें बदली है। काम और ज्यादा मिला होगा? नहीं, वैसा भी कुछ काम तो मिलना शुरू हो गया था फैमिली मैन के बाद से। तो वो अवार्ड से क्या मतलब लोगों के नजरिए में डिफरेंस आया कुछ? ये भी मेरे को मालूम नहीं क्या डिफरेंस आया होगा या नहीं यार, लेकिन इतना है कि जो भी हुआ शुरू, काम मिलना, लोगों से और ज्यादा मतलब लोगों के नजरिया बदलना, लोगों का या एक रिस्पेक्ट अलग से मिल गई, वो सब फैमिली मैन से ही शुरू हो गया। वो फैमिली मैन रिलीज से ही शुरू हो गया था। हाँ, घर पे भी बहुत घर पे भी, यस यस यस। मुझे तो फिल्म फेयर से ज्यादा तो जब मैं कपिल शर्मा में आया तब लोगों ने ज्यादा वो किया फैमिली में, कह रहे कपिल शर्मा में आया यानी अब यानी एक्टर बन गए, मतलब अब एस्टेब्लिश हो गए। अब एस्टेब्लिश हुआ जाके जब कपिल शर्मा शो में आया। तो मेरे लिए फिल्म फेयर, मुझे ये कि उससे क्या बदलाव आएगा या उससे क्या, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। आज आप पूछ रही हैं तब मैंने इस बारे में मतलब मैं सोच रहा हूँ। मैंने ये नहीं सोचा था कि अवार्ड मिलने से क्या फर्क पड़ेगा या क्या फायदा होगा। वो मिलना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और उसको मैं एज एन अचीवमेंट और एक ऑनर की तरह ही रखना चाहता हूँ, कि जो मेरे घर पे शेल्फ पे जब रहेगी और लोग देखेंगे, और लोगों को मैं मतलब खुशी खुशी और गर्व से दिखाऊंगा कि देखो, अपने बच्चों को दिखाऊंगा कि यार मैं फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुका हूँ, और इंशाल्लाह आगे और भी चीजें अच्छी इंशाल्लाह। तो आपको जब स्क्रिप्ट मिलती है, उसे पढ़ने के बाद से लेकर अपने रोल की तैयारी करने तक का आपका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? वो हर फिल्म के साथ बदलता है वो। अच्छा, प्रोसेस क्योंकि एक कहानी जो है और एक किरदार जो है, आप उसको हर सेम तरीके से अप्रोच नहीं कर सकते।
वो और डायरेक्टर क्या चाहता है, ये एक मेरे ख्याल से एक टीम वर्क। आप अकेले भी नहीं डिसाइड कर सकते कि मैं इसको इस तरीके से इस पे काम करूंगा। तो मेरा ऐसा कोई फिक्स्ड प्रोसेस नहीं है Brief जो मैं तो आपको of course बता मिलता है, सकूं। हाँ। नहीं, वही जो ब्रीफ मिलता है उसके हिसाब से फिर मैं जो प्लान बनता है, जैसे कि अगर घाघरा बनाना है तो उसके लिए अलग प्लानिंग होगी, स्कर्ट बनाना है तो उसके लिए अलग प्लानिंग होगी। तो आप सेम तरीके से घाघरा और स्कर्ट नहीं काट सकते ये डिफरेंट एग्जांपल है। तो इसके लिए वो उनको सबके लिए अलग टेलरिंग की जरूरत होती है, जिसके लिए आपको राइट डायरेक्टर और जो राइट टीम है, एक्चुअली पूरी टीम, क्योंकि आपका लुक क्या होगा वो पूरा आपका मेकअप टीम डिसाइड करता है, जो आप कपड़े क्या पहनने वाले हैं वो कॉस्ट्यूम्स डिसाइड करते हैं। तो वो सब मिलके डायलॉग्स किस तरीके से लिखे हुए, किरदार कहाँ का है, लिखाई उसकी कैसी है, डायरेक्टर किस तरीके से उसको चाहता है कि वो कैरेक्टर ऐसा हो, और हम अपना खुद का जो पर्सपेक्टिव लेकर आए हैं, तो वो सब मिला के फिर कुछ बनता है। तो मेरा तो वैसे भी कोई प्रोसेस नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं कि कैसे प्रोसेस बनाया जाता है। नहीं, जैसे मैं कुछ लोग पढ़ते हैं बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट को, मतलब 10 बार 50 बार। वो तो पढ़ता ही हूँ मैं। हाँ, तो ये तो मतलब ये तो हर फिल्म के लिए करते हैं, तो उसका कोई वो नहीं, लेकिन कोई प्रोसेस नहीं है मेरा कि एक फिक्स्ड प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं है। जब काम आता है उसके हिसाब से मैं प्लान करता हूँ, मोल्ड करता हूँ। अडैप्ट कर लेते जी, थैंक यू। अरे इन्होंने अंडा पहले ही दे दिया। दे दीजिए ना। हाँ, तो अंडा खा लूं मैं फिर अभी? प्लीज प्लीज। तो रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म उसे कैसे हैंडल करते हैं? अब ये दो अलग चीजें इनका। सबसे पहले तो रिजेक्शन के बारे में। रिजेक्शन के बारे में, क्योंकि रिजेक्शन पहले आया लाइफ में, क्रिटिसिज्म तो तब मिला जब काम आया। काम के पहले रिजेक्शन आया। ओके। तो रिजेक्शन कैसे हैंडल किया? रिजेक्शन तो मैं थोड़ा सा वैसे ही काफी पॉजिटिव किस्म का बंदा हूँ, तो मैंने हर चीज को मैं कहीं ना कहीं से उसका एक पॉजिटिव पहलू ढूंढने की कोशिश करता हूँ। उस तरीके से रिजेक्शन को मैंने वो किया, और हम असल में ये बहुत बोलना, अभी इस वक्त बोल रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है कि कोई बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन वाकई बहुत डिफिकल्ट होता है जब आप डेली बेसिस पे आपके चेहरे पर कोई बोलता है कि नॉट फिट, या ये मतलब नहीं जमा, या आपको रिजेक्ट कर दिया गया, या किसी और को कास्ट कर लिया। ऐसे आप डेली बेसिस पे जब आप 3-4 बार सुनते हैं कि यू आर नॉट फिट, यू आर नॉट गुड, यू आर रिजेक्टेड, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग पे असर तो करता होगा, किया भी होगा मेरे। लेकिन फिर क्या है कि जो चमड़ी है ना उसको मोटा करना पड़ता है। एक टाइम बाद आप फौलाद हो जाते हैं। फौलाद हो जाते हैं, फिर वो फौलाद एक शील्ड जो है ना आपको बनानी पड़ती है, कि मैं इन सब से बहुत खतरनाक हूँ। बहुत जबरदस्त हूँ। तो वो जो शील्ड एक्टर्स के अराउंड बन जाती है, आई थिंक वो इसीलिए बन जाती है क्योंकि इतना रिजेक्शन हैंडल कर लेते हैं कि एक शील्ड बन जाती है फिर। लेकिन शील्ड स्टे अवे वाली नहीं है। नहीं, वो तो स्टार लोगों की शील्ड होती है, वो अलग शील्ड है। मैं शील्ड जो है, मैं ये जो रिजेक्शन और जो नेगेटिविटी है ना, उसको अंदर ना आने दो के लिए मैं एक शील्ड बनाने की बात। एक्टर्स की क्या शील्ड होती है अदरवाइज? नहीं, तो यही नहीं, शील्ड जो आप बोल रहे थे कि स्टे अवे वाला, स्टे अवे यानी कि आप दूर रहें, या वो वाला आप कह रहे थे ना? स्टे अवे एज इन लाइक दे डू नॉट एंटरटेन फॉर लाइक यू नो फॉर द हेक ऑफ इट, किसी को भी एंटरटेन करना, क्योंकि इतना आपको रिजेक्ट कर दिया होता है। वो तो एक नहीं, मतलब ये दोनों चीजें कनेक्टेड है क्या नहीं मुझे नहीं पता। वो भी होगा, आई एम श्योर। लेकिन मैं जो शील्ड की जिसकी बात कर रहा था वो अलग है, मतलब वो तो मैं नेगेटिविटी और जो भी मतलब कवच, यू आर टॉकिंग अबाउट द कवच, कि आपने कवच चारों ओर बना लिया था कि अभी आपको कितना भी रिजेक्शन मिले आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे। हाँ, यही समझ लीजिए। कवच। कवच टाइप इच। एक इंटरव्यू में मैंने आपका सुना था, आपने अराउंड 500 इंटरव्यू ऑडिशंस दिए थे। आपसे ज्यादा ही दिए होंगे। ऐसे मैंने काउंट तो नहीं किया, उस वक्त एक नंबर निकल गया होगा, मतलब वही 400-500 या हजारों ऑडिशंस दिए होंगे। मतलब तो गुस्सा आता था जब रिजेक्शन होता था तो क्या करते थे? गुस्सा तो नहीं आता था, लेकिन बुरा लगता था। तो क्या करते थे? कुछ नहीं कर सकते आप, जो चीज आपके हाथ में नहीं है आप उसके बारे में आप क्या ही करेंगे। मतलब अब वो अगर क्या कहते हैं उसको,
उस एनर्जी को कैसे चैनलाइज बारिश करते अगर थे? इस साल बरसात नहीं पड़ी उसमें आप अपना फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालेंगे? एग्जैक्टली। तो आप कैसे उस एनर्जी को चैनलाइज करते थे उस वक्त? मैं क्या कहते हैं उसको, और ऑडिशंस देता था और ढूंढता और था कि कहाँ पर aggressively? क्या हो रहा है। और तब तो हम डायरेक्ट पहुंच जाया करते थे कि वो आराम नगर में जो मतलब सब कास्टिंग हब जो था पूरा, शबरी वहाँ के पे दरवाजा, पीछे वाले स्टूडियो, वो श्रीजी में, हाँ, आरामनगर, और श्रीजी भी, श्रीजी। तो वहाँ पे सीधा सीधा जाके पूछ लेते थे कि कुछ है क्या ऑडिशन, तो ऐसे भी चले जाते थे। The way the coordinators and casting guys they used to teach guys especially, you know, हाँ। girls को तो अंदर एसी में बैठने को मिल जाता था और बाकी लड़के धूप में लंबी लाइन में खड़े। हाँ, एक घंटे लाइन लगाई है। एक घंटे लाइन लगी, और कोई 2 बड़े घंटे। ब्रांड का अगर ऐड होता है, जैसे कि पेप्सी का कोई ऐड है, हाँ। तो फिर तो 1-2 घंटे तक लाइन लगी और अब फिर उसके सब बाद ऑडिशन। you are not fit। हाँ, उसके बाद में नॉट फिट। एंड कोई कहाँ से मीरा रोड से आ रहा है, कोई कहाँ से हाँ, न्यू बॉम्बे से आ रहा है, कोई झुमरी तलैया से आ रहा है, कोई एटलीस्ट पंजाब जो से आ यहाँ रहा से है, बेस्ड कोई है। यहाँ उनका पर जो तो- बॉम्बे में रहने वाले हैं वो भी पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। उनका तो फिर भी चलो चलता है कि यहीं के रहने वाले हैं। कुछ लोग तो बाहर से ऑडिशन आते हैं देने और फिर चले जाते हैं। या इट्स लाइक टू मच। तो ये तो, लेकिन एक मैंने धीरे धीरे ये रियलाइज किया कि जो ऑडिशन है ना, वो आपकी काबिलियत का टेस्ट परीक्षण नहीं है। आप उस रोल में कितने फिट हो रहे हैं उसके लिए वो टेस्ट लिया जा रहा है। Okay. तो अगर आप ये सोचे कि यार इस ऑडिशन में मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो यानी कि मैं एज एन एक्टर काबिल नहीं हूँ, तो वो गलत है। बट डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, आई सी। डिस्क्रिमिनेशन कि फेवरेट को चूज कर लिया, या पता है कि ये तो किसको हर ही choose जगह करना होता है ना, ये हर फील्ड में है। एट टाइम्स पता होता है किसको चूज करना है, बट फिर भी लाइन लगा के इतने ऑडिशंस लेने हैं। आप वो खाना पूर्ति करके दिखाना है कि देखो इतने ऑडिशन लिए फिर इसे सिलेक्ट किया। ये भी मतलब मैं क्या कहूँ, ये सारी चीजें हर जगह पर होती हैं। आप पॉलिटिकली करेक्ट होना चाह रहे हैं। पॉलिटिकल करेक्ट नहीं, ये तो है ही ना। मतलब फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म या ये सारी चीजें, ये सिर्फ इसी हमारी इंडस्ट्री में क्यों लादा जाता है? ये तो हर जगह हो रहा है। बट 500 लोगों की लाइन, हाँ, इतनी लंबी लाइन क्योंकि लगा वहाँ के, चकाचौंध, क्योंकि कोई पॉलिटिशियन को या डॉक्टर को देखने के लिए कोई जाएगा नहीं ना। डॉक्टर मतलब सिनेमा पे बड़े पर्दे पे दिखाई नहीं देगा। So my friends who were like into casting, उनसे जब मैं बात करती थी और जब उनसे मिलने जाती थी, जब वो कास्टिंग कर रहे होते थे तो मैं देखती थी, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे उतनी लंबी लाइन जब मैं देखती थी लगी हुई है एक ऑडिशन के लिए, मुझे लगता था इसमें से कोई मेरा भाई भी हो सकता था। तो I used to feel like, you know, कि this is discrimination, and the casting woman, she already knew, उस लड़की ने, मैं नाम नहीं लूंगी, उसको ऑलरेडी पता था, वो कास्टिंग कर चुकी थी। तो मैंने बोला कि तुम कास्टिंग कर चुकी हो तो क्यों ले रही हो ऑडिशन? बोलती दिखाना तो पड़ेगा ना, कुछ किया है, पैसे लिए मैंने इस ऑडिशन के। तो आई वाज लाइक दिस इज अनफेयर। मई जून की गर्मी में बेचारे 500 लोग लाइन लगा के खड़े हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि आपने किसको चूज करना है, एंड देन at least girls were sitting inside in the AC, but the guys like it's really unfair for men. मुझे नहीं लगता कि ऐसा हमेशा होता है कि मतलब इट इज अ वन ऑफ थिंग, या और अब आज की डेट में तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होता होगा। बाकी कई बार क्या है, ब्रीफ्स भी बदलते हैं। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ, या मैं पॉलिटिकली करेक्ट होने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ में भी हुआ है और ऐसा होता है। अब मैं एज अ क्रिएटिव पर्सन, हमने भी खुद किया है। जब हम एक कैरेक्टर की कास्टिंग कर रहे थे तो उसके लिए हमने कुछ 3 कैरेक्टर्स को चुना जो बहुत ही कमाल, जिन्होंने ऑडिशन दिया था। बट फिर हम लिखते वक्त जब हम उस पे काम कर ही रहे थे तो हमने सोचा कि यार इसमें तो ये चीजें ऐड करनी चाहिए इस कैरेक्टर में, और जब वो ऐड की तो फिर वो कैरेक्टर ही पूरा चेंज हो गया। तो जिन 3 लोगों को हमने सिलेक्ट किया था, अब वो फिट नहीं हो रहे थे। ये तो मेरे ऊपर भी बीती है। अब तो फेयर है ना इस चीज में, जब आपने किया तो, लेकिन जब आप खुद कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि हम फेयर हैं, जब वो दूसरे पर हो रहा है उसको लगेगा कि यार ये तो अनफेयर है। नहीं, बट बाद में ये तो गलत है, कैरेक्टराइजेशन चेंज हुआ एज पर द स्क्रिप्ट, राइट? बट ये क्या कि आपको ऑलरेडी पता है एजेंसी से किसे लिया है। एक हुआ ना, ये तो मेरी फ्रेंड थी तब मुझे पता चला था भाई। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो आप, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आपके साथ में बीती है तो वो अनफेयरनेस, या मतलब वो अनफेयर है, या किसी और के ऊपर बीता है तो वो शायद नसीब है, या मेरे ख्याल से ये इतना ना, ये जो जैसे आप ये सब सोच रहे हैं कि यार यहाँ पर इतनी सारी स्कीमिंग होती है, या ये क्या कहते हैं उसको, लॉबिंग होती है, या डिस्क्रिमिनेशन होता है, या फेवरेटिज्म होता है। अब ये सब हम सोचते रहें तो और 10 साल फिर हम कुछ नहीं करेंगे। No, that is there, तो but मैं तो कहता हूँ अपना काम करो ईमानदारी से,
जो होगा, जो ऊपर वाले ने लिखा है वो तो होगा ही होगा। डेस्टिनी मैंने 10 साल के बाद में मुझे काम मिलना शुरू हुआ, तो वो व्हाटएवर इज डेस्टाइन्ड वो तो होना ही है। यहाँ पर एक है कि आप टिके रहिए, बस टिके रहिए। टिके रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट्स द बॉटम लाइन। टिके रहिए, आपको आपका जुम्मा मिलेगा फिर। ऑलराइट, सो क्रिटिसिज्म, एज वी वर टॉकिंग, क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल करते हैं? मतलब इतना हार्ट एंड सोल देने के बाद, आपका 100% देने के बाद भी क्रिटिसिज्म होता है फॉर नो रीजन, उसको कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, अब देखिए, फिर क्रिटिसिज्म होता है फॉर नो रीजन अगर होता है तो वो नहीं अच्छा लगता। लेकिन अगर कुछ आपको भी लगता है कि यार मैंने इसमें काम अच्छा नहीं किया था, या कोई फिल्म आप कर लेते हैं जो मतलब कुछ मतलब शायद पैसों की उस वक्त जरूरत थी तो और अगर उसका वो फिर आपके कैमरे के सामने नजर आ जाता है, तो वो अगर कोई बोल रहा है तो ऐसा लगता है कि, और किसी ने अगर क्रिटिसाइज किया भी है तो उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि हाँ यार, अगर ये चीज इनको नहीं जमी है तो मैं इसको और निखारूंगा। उसको ये सोचना कि यार ये मेरे से कुछ पर्सनल जाती दुश्मनी निकाल रहा है, ये बंदा जो है ना, ये वहां का या फिल्म कंपेनियन का या इंडिया टाइम्स का या कहीं का भी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आपकी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास। हाँ, वो उसको हम फिल्म देख के बाहर निकलते हैं, आजकल तो ट्विटर पे हर कोई क्रिटिक बना हुआ है। एग्जैक्टली। तो आप किसको रोकेंगे? जिसको जो लगा है वो बोलेगा। आज तो खुला प्लेटफॉर्म है, सबको जो अपने दिल की बात बोलनी है बोल दे, और कोई उसको रोक नहीं सकता। फर्क पड़ता है क्रिटिसिज्म से या नहीं? मुझे एक्चुअली थैंकफुली ऐसा कोई कभी मिला नहीं है, ऐसा क्रिटिसिज्म। नहीं, मुझे मिला भी नहीं है ऐसा क्रिटिसिज्म, कोई हार्श क्रिटिसिज्म मुझे। अब मैं ये अगेन मतलब ये अच्छी चीज ही है अच्छी चीज है, ऑफ कोर्स। हाँ, तो और अगर जिसने किया है तो वो ऑफ कोर्स फर्क एज इन बुरा तो लगता ही है। बुरा एज इन क्या कहेंगे उसको, कि यार ये चीज खुद पे बुरा वो होता है कि यार थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी, या थोड़ा और टाइम मिलता। कभी कभी हमारे पास वो क्या कहते हैं उसको, लग्जरी नहीं है कि हम साल में एक ही फिल्म करेंगे। हमको मतलब एक फिल्म से दूसरे सेट पर भी जाना पड़ता है, मतलब एक खत्म हुआ और अगले दिन से दूसरा है, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास मतलब 6 महीने नहीं होते हैं हमेशा। तो उसमें कई बार हो जाती होंगी कमियां रह जाती होंगी, और अगर किसी को वो नजर आ गई तो अब उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमने उतना उसको टाइम दिया नहीं है। तो शारिफ जी, वो कौन सा रोल है, कौन सा प्रोजेक्ट है जिसने आप पर पर्सनली बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला? पर्सनली मतलब इम्पैक्ट डाला? हाँ, पर्सनली इम्पैक्ट 2-3 कैरेक्टर्स हैं ऐसे जो मुझे मतलब बहुत दिल के करीब है मेरे। सबसे पहले तो फिल्मिस्तान का सनी अरोरा जो है वो मतलब मेरे बहुत क्लोज है, और जिसने पर्सनली हर तरीके से मतलब करियर के अंदर उसका मेरे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा। मुझे पहली बार अगर इंडस्ट्री में लोगों ने नोटिस किया, जनता में लोगों ने नोटिस किया, तो वो फिल्मिस्तान फिल्म थी। और दरबान नाम की एक फिल्म है जो मेरे लिए मेरा अब तक का सबसे चैलेंजिंग रोल रहा है, वो जिसने मुझ में थोड़े से मतलब वो एक बहुत ही इमोशनल ड्रामा था, और मेरा कैरेक्टर भी बहुत एक इमोशनल फादर का एक रोल था। मुझे ऐसा लगता है कि वो फिल्म करने के बाद में मेरे अंदर जो एक इमोशनल क्वोशेंट है ना, वो थोड़ा सा कुछ परसेंट और बढ़ गया और आखिरी में अभी जो मैंने तरला फिल्म की है, वो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, जिसे करते वक्त ही मैं रोज इतना एंजॉय करता था कि यार मतलब आज ये शूट करना है, आज मजा आएगा। एंड ऑफ कोर्स फैमिली मैन का जेके, जिसने मुझे मतलब लोगों के क्या कहेंगे उसको, दिलों में घर में पहुंचाया, दिलों में पहुंचाया, जेबों में पहुंचाया तो फोनों में पहुंचाया हाउ वाज इट वर्किंग विद मिस्टर वाजपेयी? अरे यार, वो तो मतलब चलता फिरता एक्टिंग स्कूल है लर्निंग इंस्टीट्यूशन। हाँ, एब्सोल्युटली। मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं जितने दिन मैंने मतलब उनके साथ ऑन सेट बिताए हैं ना, वो मेरे लिए हर दिन बहुत ही खूबसूरत रहा है, बहुत मजेदार रहा है, बहुत एनरिचिंग रहा है, और बहुत एक कुछ ना कुछ मैंने उस दिन सीखा है उनके साथ में। मैं उनके साथ में जब भी बात भी करता हूँ या जब भी हम थोड़ा वक्त बिताते हैं, बहुत क्या कहते हैं उसको, ऐसा लगता है कि यार कि मनोज बाजपेयी वो
तो दी मनोज बाजपेयी नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह वो पेश आते हैं और वो खुद इतना मुझे प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। और जब हम साथ में काम करते हैं तो कभी उनमें कोई जीरो इनसिक्योरिटीज है उनके अंदर। तो वो मतलब ऐसा नहीं कि यार लास्ट लाइन जो है वो मैं ही बोलूंगा, जो मेन पंच है डायलॉग का वो मेरा ही होगा सीन का। वो वो रोल के लिए मतलब उस सीन के लिए काम करते हैं, फिल्म सीरीज के लिए काम करते हैं, या जो प्रोजेक्ट है उसको बेहतर करने के लिए काम करते हैं और एक पूरी टीम की तरह काम करते हैं। तो वो इतना मजा आता है ना, ऐसा ही वन अपमैनशिप बिल्कुल नहीं होती है। और उस वजह से जब हम साथ में काम करते हैं तो हम खेलते हैं और इतना मजा आता है ना कि मैं तड़प रहा हूँ कि जल्दी से हमारा सीजन 3 का शूट स्टार्ट हो। So when is Family Man season 3 coming for your audience? कमिंग को थोड़ा टाइम है अभी, क्योंकि अभी तो हम शूट शुरू करेंगे इंशाल्लाह जल्दी, होपफुली इन अ फ्यू मंथ्स। तो आने में थोड़ा टाइम है, लेकिन हाँ गुड न्यूज ये है कि अभी काम शुरू होने वाला है। अप्रैल से शायद हो सकता है अप्रैल या उसके पहले भी, अभी बता नहीं सकता मैं। So how was it working with Mr. Khan, Mr. Shah Rukh Khan? अरे यार बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस Another था उनके साथ। institution. हाँ, और वो मैंने बहुत अपने करियर की एकदम ही शुरुआत में मुझे वो मौका मिला था, तो मैं बहुत एकदम आंखें मेरी एकदम चकाचौंध सी थी। और उसके अलावा मैं बहुत थोड़ा सा खुला नहीं था ऐसा सेट पर। अभी क्या है कि मैं बहुत मस्ती करता हूँ, लोगों से घुल मिल जाता I've हूँ, heard about मैं it. वैसे भी करता हूँ। लेकिन ना वो क्योंकि इतने बड़ी बड़ी चारों तरफ, एक तरफ यश चोपड़ा खड़े, एक तरफ आदित्य चोपड़ा सर, दूसरी तरफ शाहरुख खान साहब, तो इधर कटरीना कैफ, इधर अनुष्का शर्मा, अनिल मेहता, सब सारे बड़े बड़े नाम जो है वो आप उनसे घिरे हुए हो। तो फिर वहां पे ऐसा खुलने का कभी मतलब मेरी हिम्मत नहीं हुई। और मतलब क्योंकि जब मैं मस्ती करता हूँ तो फिर कभी कभी हो सकता है कि कुछ ऐसे मजाक में कुछ बोल दूं, मैं बोला यार कहीं मैं ऐसा कुछ ना बोल दूं किसी को कुछ बुरा लग गया तो मैं ज्यादातर चुप ही रहता था। और बहुत कम घुला मिला लोगों से। लेकिन शाहरुख सर बहुत सपोर्टिव थे उस शूट के दौरान। मैं बहुत ही नया था और उसके बावजूद उन्होंने बहुत प्यार से मतलब मुझे मतलब बहुत रिस्पेक्ट दी। और इंजॉयबल एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए बहुत। मेरे लिए तो मतलब एक ही फिल्म में शाहरुख साहब के साथ और यश जी के साथ और आदि सर के साथ काम करने का मौका मिल गया, मतलब इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। तो इससे ज्यादा मैं क्या मांग सकता हूँ। बच्चों को भी इस फील्ड में लाना चाहेंगे? वो नहीं, मैं क्यों लाना चाहूंगा? मतलब अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो आप ऑफ कोर्स अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो मैं बिल्कुल उनको पूरी तरह से लॉन्च मेरी जितनी करने सपोर्ट में हेल्प करेंगे, बिल्कुल करूंगा सपोर्ट। या फिर मना करेंगे कि नहीं इतने ऑडिशन देने में टाइम वेस्ट होगा, मत करो? नहीं नहीं, उनको जो करना है मैं वो करने के लिए मतलब सपोर्ट करूंगा उनको, और मेरी जितनी हैसियत है मैं वो करूंगा। लॉन्च तो नहीं कर सकता, इतने पैसे नहीं लॉन्च कमाए होने में, अभी। रेकमेंड कहीं पे करने में नहीं, अगर मुझे लगेगा कि उनमें वो है कैलिबर तो मैं जरूर रेकमेंड भी करूंगा। लेकिन अगर उन्हें यही करना है तो पहले उनको मैं बोलूंगा तैयारी करो। और बट अभी बहुत छोटे हैं वो लोग, तो पता नहीं अभी क्या करना है और क्या सोचा है अभी उन्होंने लाइफ में। लेकिन अगर जब डिसाइड कर लिया तो जो भी करियर चुनेंगे तो एक मतलब पेरेंट होने के नाते तो उनको पूरा 100% सपोर्ट दूंगा। तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आपके कौन कौन से हैं, आपके ऑडियंस के लिए, आपके फैंस के लिए शेयर करना चाहेंगे? क्या अपकमिंग है? सबसे पहले मेरी एक फिल्म आ रही है फाइटर, जिसमें मेरा एक सीन का कैमियो है। तो सबसे पहले तो आप मुझे उसी में देखेंगे, फाइटर में, जिसको लेके मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि विक्रम वेदा में भी हम साथ में थे, मैं ऋतिक के साथ में था, और अब फाइटर उनकी जो अगली फिल्म है उसमें भी मैं हूँ। और वो रिलीज हो रही है मेरी बर्थडे पर 25 जैन को, तो वो एक और स्पेशल चीज है। फिर उसके बाद द डिप्लोमैट नाम की एक फिल्म है जिसमें जॉन इब्राहिम है और सादिया खतीब है, कुमुद मिश्रा जी हैं, मैं भी हूँ। और एक रूमी की शराफत नाम की एक फिल्म है, और एक सीरीज है 36 डेज। और अभी एक फिल्म की शूट मैं शुरू करने वाला हूँ, जो मेरे लिए बहुत एक और सपना सच हो रहा है। उस फिल्म के साथ नसीर साहब के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। फिल्म का नाम है उल जलूल इश्क, तो उसकी तो भी शूट शुरू होगी। हाँ, तो इसमें उसका मुझे मतलब बहुत, मैं आई कांट वेट टू
go on the floors and start working with नसीर साहब. मैं मतलब तड़प रहा हूँ उस फ्लोर पे जाने के लिए उसके. विभुपुरी साहब ने डायरेक्ट किया है, कर रहे हैं वो फिल्म, और मनीष मल्होत्रा जी प्रोड्यूस कर रहे हैं. विजय वर्मा, फातिमा सना शेख, नसीर साहब और मैं भी हूँ उसमें. तो बहुत मैं मतलब पूरी जो ensemble है, बहुत ही, मैं विजय का बहुत मतलब तगड़ा फैन हूँ, और फातिमा का भी बहुत मतलब उन्होंने जो फिल्में की हैं बहुत ही कमाल काम किया है. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू उल जलूल इश्क. Message to your fans. मैसेज तो यही दूंगा भाई कि सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने का, और ऐसे ही जो प्यार आप दे रहे हैं वो बरकरार रखिए, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऑलवेज ट्राई टू लुक एट द पॉजिटिव साइड. बस हमें प्यार देने के लिए भी थोड़ा बोल दीजिए. हाँ, और क्या कहते हैं, अड्डा अनफिल्टर्ड. हाँ, अड्डा अनफिल्टर्ड को भी ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे नीचे कमेंट मारिए. मैंने कुछ मेरी बात अच्छी लगी तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और अड्डा अनफिल्टर्ड देखते रहिए. थैंक यू शारिफ जी, थैंक यू सो मच मेरे साथ अरोमाज में ब्रेकफास्ट करने के लिए. इस बहाने हमारी गप्पाबाजी हो गई. सो द इंटरव्यू छान आणि मस्त झाला. अरे वाह, लई भारी मस्त झाला.